बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज हम ऐसी एक शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जिनको आप रोज़ाना टीवी पर देखते हैं। मुख्तलिफ मुनफरिद अंदाज में वो आपके सामने मौजूद होते हैं। कभी वो आपके सामने नात पेश कर रहे होते हैं, कभी एंकर होते हैं। वर्सटाइल किस्म की शख्सियत है, बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं। थोड़ी देर पहले हम उनसे यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आप कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं। कॉलम जब वो लिखते हैं तो उनकी नसर की कोई और मिसाल नहीं मिलती। जब वो प्रोग्राम करते हैं तो लोग उनसे सीखते हैं कि किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से एंकरशिप की जाती है। जियो टीवी की सबसे पहली खबर जो थी वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने पढ़ी। ऐसी ही शख्सियत के पास हम मौजूद हैं जिनका हमने तज़किरा किया आपसे। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने टाइम दिया। आज नाज़रीन हम जो बात करेंगे डॉक्टर साहब से वो उनकी शख्सियत के हवाले से ज़्यादा करेंगे। कोशिश करेंगे कि सियासत पे कम बात की जाए लेकिन शख्सियत पे बात की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक पार्टी को जो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो जाहिर है कि सियासत की बात भी होती रहनी है साथ साथ। लेकिन कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की शख्सियत के उन पहलुओं के ऊपर जिनके ऊपर आप बात सुनना चाहते हैं उनके ऊपर हम बात करें। डॉक्टर साहब, आप MQM में एक तवील अरसा रहे, आपने सियासत का आगाज़ वहाँ से किया, वफाकी वज़ीर भी रहे, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी बहुत करीब थे। आपका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा वहाँ पे। आपके वालिद साहब शेख लियाकत साहब, उनको भी पूरा कराची भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है। खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के बानी भी थे, MQM के कन्वीनर भी रहे। वो सारा दौर कैसा आपका गुजरा, उस दौर को कैसे देखते हैं उसके मुकाबले में जब आज आप दूसरी एक पार्टी में मौजूद हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कराची से नहीं है, गो के कराची की सबसे बड़ी पार्टी है। इस सारे फ़र्क को आप कैसे देखते हैं, अपनी ज़ात को किस तरीके से महसूस करते हैं? आज MQM में आपने सियासत का आगाज़ किया, APMSO में भी रहे और आज जो है वो आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई, पहले तो आपका। दूसरी बात ये कि दौर जो होता है वो एक हदीस के मुताबिक ज़माना या दौर, उसको कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। वो ख़ुद अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं मैं ज़माना हूँ, मैं दौर हूँ। तो इब्ने आदम कैसा है जो मुझको बुरा कहता है? ज़माना भी मैं हूँ, दौर भी मैं हूँ। तो हर दौर अच्छा होता है, दौर कभी भी बुरा नहीं होता। ये देखा जाता है कि उस दौर में आपका किरदार क्या था। तो इस लिहाज से आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि उस दौर में मैंने APMSO या MQM या अल्ताफ़ हुसैन साहब, इनके साथ एक क़ुर्बत रही, वो किस तरह की रही, वो उस ज़माने में मेरा किरदार क्या रहा। देखिए, मैं आज अगर तहरीक इंसाफ में और आज आपके सामने बैठा हूँ तो 3 बातें आप मेरे बारे में फ़ख्र से नहीं, नाज से नहीं, तो कम से कम एतमाद से ज़रूर कह सकते हैं। वो ये कि मैं भत्ताखोर नहीं हूँ, मैं टारगेट किलर नहीं हूँ और मैंने लोगों को अहकामात देकर कत्ल नहीं कराया। ये 3 काम मैंने नहीं किए। जब ये तीनों काम मैंने नहीं किए तो इसका मतलब उस जगह रहते हुए भी मैं दुरुस्त रहा। तो ये एक सबसे बड़ी बुनियादी बात थी कि मैं वहाँ रहा और ये इल्ज़ामात लगते रहे। मैंने ये नहीं कहा कि ये वो करा रहे थे, इल्ज़ामात लगते रहे। बहुत सारे इल्ज़ामात दुरुस्त भी साबित हुए, बहुत सारे इल्ज़ामात का उनके पास कोई दिफा नहीं है। लेकिन उस ज़माने में अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो बुनियादी बात ये सीखी कि जो एक ऐसी लीडरशिप जो मुतवस्सित तबके की थी, जो ज़मीन से उठकर ऊपर आई, एटलीस्ट वो ज़रूर मौजूद रही। अब वो अलग बात है कि वो रबर की चप्पल पहनकर आए थे, बाद में लैंड क्रूज़र में बैठ गए, लेकिन वो उठी मुतवस्सित तबके की। डॉक्टर साहब, आपका बुनियादी इख्तिलाफ कहाँ पर हुआ? कहाँ ऐसे आपने अपने रास्ते अलग किए, फिर आप खामोश हो गए? फिर MQM पे जिस वक्त बुरा वक्त आया, 22 अगस्त का वाक़या हुआ, उस वक्त भी अगर देखा जाए तो आप खड़े थे। फिर आपको हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद गो के हिरासत तो उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार की भी ख़त्म की, आपकी भी ख़त्म की। फिर अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में, आप उसमें ही मौजूद थे। बीच में जो पीरियड में आप काफ़ी अरसे तक सियासत से गायब रहे, आप टीवी पे तो मौजूद थे, एंकरशिप करते रहे, बहुत कामयाब प्रोग्राम भी आप करते रहे। आखिर इख्तिलाफ आपका कहाँ पर हुआ था? मेरा इख्तिलाफ जी 2007 में हुआ, 2006-2007 के दरमियान। और वो था जब सलमान रुश्दी को सर का खिताब दिया गया। बस वो वज़ीर मजहबी उमूर था। तो मैंने ये कहा जी हम वॉर ऑन टेरर में जब साथ दे रहे हैं, हमारी जानें हमारे फ़ौजियों की जा रही हैं, हम सब जा रहे हैं, तो एक आदमी जिससे पूरी इस आलम इस्लाम नफ़रत करता है उसको सर का खिताब बरतानिया ने दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस पर हमारे वज़ारत ख़ारजा को एहतजाज करना चाहिए, हमारे मुल्क को एहतजाज करना चाहिए, हुकूमती सतह पे एहतजाज, हुकूमती सतह पर करना चाहिए। वो अल्ताफ़ हुसैन साहब बुरा मान गए और हुकूमत भी बुरा मान गई थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि जब आप बुरा ही मान गए मेरी बात का, तो ना मुझे कौमी असम्बली का रुकन रहना चाहिए, ना मुझे वज़ीर रहना चाहिए। तो मैंने वज़ारत भी छोड़ दी थी और कौमी असम्बली भी, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर मैं खामोश होकर बैठ गया। गो कि उस दौरान, आज मैं आपके सामने पहली मरतबा बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस दौरान अटैम्प्ट बहुत किए गए, दूसरे वाले अटैम्प्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, उस अटैम्प्ट की बात नहीं करते। तो वो अटैम्प्ट बहुत हुए, लेकिन मैं कराची में ही रहा, मैं कराची छोड़कर नहीं गया।
10 बरस के बाद अचानक, मतलब आपको कैद की गद्दारी का सिला देने की पूरी जी हाँ बिल्कुल, आप समझ गए, समझदार आदमी आप। तो उसके बाद 10 साल के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाए तो उनकी सियासत से कोई इख्तलाफ नहीं था, उनके कहने से भी कोई इख्तलाफ नहीं था। ये बात बस जहन में आई कि आप किरदार कुशी ना करें, चलिए आप शुरू हो जाएं, बताएं जी, लेकिन आप खुद भी तो हिस्सा रहें उसका, आप भी तो रहें, आप भी तो उसका पार्ट रहें। अगर वो रॉ के एजेंट तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक इख्तलाफ किया था और मैं टेलीविज़न प्रोग्राम करने लगा और मैं नुमाइंदगी करने लगा, फिर मैं उनके दोबारा करीब हो गया, जो जैसा कि आपने फरमाया। 22 अगस्त से पहले, मैं 22 अगस्त को था ही नहीं, 22 अगस्त को मैं प्रेस क्लब में था ही नहीं। हाँ, उस मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन जाहिर है कि आपने स्टैंड लिया। जी हाँ, 22 अगस्त से पहले इन्होंने मुझसे जब गुफ्तगू हुई तो इसी तरह की बातें की। मैंने कहा ये इससे कुछ नहीं फ़ायदा होना, इससे हमें अपना से नुकसान करना है। और ये अगर आपकी तकलीफ़ है ज़हनी तौर पर, अगर आप थोड़े से परेशान हैं और अगर आपके ख्याल में कारकुनान के साथ ज़्यादती हुई और आप परेशान हैं, तो ये बातें करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। हमें रहना पाकिस्तान में ही है, सब हम अपना सब कुछ ख़त्म करके यहाँ आए, हमने लड़ाई सारी यहीं पे लड़नी है हमें। ये तो नहीं हो सकता हम पाकिस्तान को बुरा कहना शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने 22, मैंने उनको 21 अगस्त को एक बात कही थी, मैंने कहा एमकेएम एक रोज़ पहले मैंने कहा आप ही ख़त्म कर सकते हैं एमकेएम, नहीं ख़त्म कर सकता। वो उन्होंने कर दिया 22 को उन्होंने कर दिया। ऐसी बात की कि एमकेएम उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दी। आज जो तितर बितर एमकेएम है उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि एमकेएम नाम ही अल्ताफ़ हुसैन का था और कोई एमकेएम। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल क्या है एमकेएम का? 4 सीटें मिली हैं, 14 सीटें पीटीआई ले गई है, ठीक है, इसके ऊपर अब आगे चलकर आते हैं कि पीटीआई ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन 4 सीटें सिर्फ एमकेएम को मिली, जो एमकेएम की तारीख की मेरा ख्याल है सबसे बदतरीन कारकर्दगी थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद नहीं थे, शायद ये वजह भी हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि एमकेएम ने आखिर कहाँ पर लूज़ किया? क्या एमकेएम अब दोबारा जमा हो पाएगी, इसी तरह टुकड़े टुकड़े? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब तो कभी भी मौजूद नहीं रहे थे इलेक्शन में, लेकिन एमकेएम जीतती रही है। अब मुहाजिर सियासत अब ख़त्म हो गई है, इस लिहाज से ख़त्म हो गई है कि मुहाजिरों ने इस इलेक्शन में पीटीआई को वोट देकर फेडरेशन को वोट देने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान की तारीख़ में कराची की सियासत में ये पहली मरतबा, वरना कराची हमेशा कभी जेयूपी के साथ रहा, कभी जमात इस्लामी के साथ रहा, कभी 9 सितारे भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई, आज नहीं तो कल चलेगा, गंजे के सर पहल चलेगा, ये सारी चीज़ें कराची हमेशा कौमी सियासत से अलग दूर रहकर, हाँ, अपनी सियासत। तो ये पहली मरतबा हुआ कि कराची ने फेडरेशन का साथ दिया है, कराची विफाक के साथ किया है। और ये शायद कराची के लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम हमेशा जाते विफाक के साथ ही थे, बट इनडायरेक्टली जाते थे। हम पहले देते थे एक रीजनल पार्टी को वोट, रीजनल पार्टी हमारे वोट बेच देती थी नेशनल पार्टी को, उसके बाद हम जाके नेशनल पार्टी का सब, तो हम डायरेक्ट नेशनल पार्टी में क्यों ना जाएं। तो इमरान खान पर लोगों ने एतमाद किया और लोग चौक दर चौक निकले वोट देने के लिए। जिनको एतमाद नहीं है और जिनको एतराज़ रहा है। आपने इमरान खान साहब की किस चीज़ पे एतमाद किया? और भी बहुत सारी पार्टियां थी, नून लीग के भी गुर्बत में आप रहे, आपने बाज़ मौके पे जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक्ट को भी पसंद किया कि उन्होंने ये काम अच्छा किया। जाहिर है कि वो होता रहता है, कभी आप की पसंद नापसंद। देखिए, ये सियासत में, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात, लोगों को पता नहीं बात क्यों बुरी लगती है, कभी आप उसकी तरफ हो जाते, भाई जिसकी कोई बात अच्छी होगी उसकी अच्छी कहनी चाहिए, तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं है कि आपने एक शख्सियत का बस ठेका ले रखा है जो मुखालफत ही करनी है। अगर कोई अच्छी बात है तो आप कहें अच्छी बात है। मतलब अगर नवाज शरीफ के अंदर एक मिलनसारी या इनकिसारी मौजूद है या बात करने का तो मैं कहूँगा अच्छा है, मैं क्यों कहूँगा कि बुरा है? अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे यही था कि आखिर पीटीआई में आपको कहाँ अट्रैक्शन मिली कि आप पीटीआई की तरफ चले गए? क्योंकि लोगों ने आज तक ये बात आपसे सुनी नहीं है कि पीटीआई एकदम आपने कैसे ज्वाइन की। कुछ रोज़ पहले तक सोशल मीडिया पे आपका उनसे इख्तलाफ था, फिर आप पीटीआई के साथ चले गए और पीटीआई में बैठकर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी आखिरी पार्टी होगी। इसकी तरफ भी आएंगे कि बाद में क्या होता रहा, वो इलेक्शन के बाद की चीज़ है, लेकिन इलेक्शन से पहले आपने पीटीआई क्या सोच के ज्वाइन की, पीटीआई ही का इंतखाब क्यों किया? अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प आपने सवाल किया, वो ये कि वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मैं आज भी पीटीआई में किसी चीज़ से मुखालफत करूंगा तब भी मेरी पीटीआई आखिरी पार्टी है। मुखालफत का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ कर चले गए। मैं फिर अपने अज़्म को दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि पीटीआई मेरी आखिरी पार्टी है, क्योंकि सियासत में जमातें बार बार तब्दील नहीं की जाती। मुझे लोग बोलते जी आप तो चैनल तब्दील कर, चैनल नौकरी है, नौकरी और उसमें फ़र्क, सियासी जमात नज़रिया है, बड़ा फ़र्क होता है इस चीज़ बिल्कुल के फ़र्क है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि इश्क करने का इरादा हरगिज़ न था, बाखुदा हो गया देखते देखते। तो इमरान खान साहब के साथ मेरे असल में 3 दिन ऐसे गुजरे सिंध के अंदर, जो हम लोग गाड़ी में मुख्तलिफ इलाकों में, आपने भी मुख्तलिफ जगहों पे खिताब, वहाँ मैंने इमरान खान को, आप जो आज आपने सवाल कर लिया,
वहाँ मैंने इमरान खान को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उस आदमी के अंदर एक स्पार्क देखा, एक इस उम्र में भी एक कैरिज्मा देखा, और वो ये चाहता था कि चीज़ों को बदले, तब्दील करे। हाँ, वो तब्दील करना, वो आज भी यही चाहता है और वो चाहेगा हमेशा ज़िंदगी। मैंने उसकी जेब देखी, वो जेब ऐसी थी कि जिसमें कुछ नहीं था कि हम लोग बीच में रास्ते में कि बर्गर खा लें या कॉफ़ी पी लें। इमरान खान के पास पैसे नहीं थे, इमरान खान के पास पैसे नहीं होते थे। कभी जी वो इमरान इस्माइल ने ले लिया कुछ, तो कभी हलीम आदिल ने ले लिया, कभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ले लिया। मकसद इमरान खान को मैंने एक इंतहाई बेपरवाह आदमी पैसे के मामले में, इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि उसने सब देखा हुआ है। कैरी पैकर सीरीज़ में पैसे देखे हैं, उसने क्रिकेट में बड़ा पैसा देखा है, उसने तो सट्टे को रोका है, जुए को रोका है। तो मुझे एक ये बात पसंद आई थी। दूसरी ये बात थी कि लोग कहते थे कि इमरान खान को मुतासिब किस्म का आदमी है। ये बिल्कुल नहीं था। इमरान खान अगर मुतासिब होता तो आज वो मुझे आमिर को वक़ार यूनुस कहकर मुखातिब नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान के अंदर अच्छाइयाँ बेइंतहा हैं। अब लोगों को ज़ाहिर है कि जब आपने कंपैरिजन किया तो आपको इमरान खान साहब ज़्यादा बेहतर लगे। और फिर उसके बाद मैं वाहिद आदमी था जिसके पीटीआई में जाने का एक तो धमाके बहुत हुए, दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब तक को कहना पड़ा एहतिसाब अदालत के बाहर कि आमिर लियाकत साहब की जगह पीटीआई में बनती है। भाई नवाज शरीफ साहब उस वज़ीर आज़म थे, उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको भी मेरे जाने की बड़ी तकलीफ हुई थी। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब से बहुत अहम बात हो रही है, बहुत मज़े की बात हो रही है, और डॉक्टर साहब शायद ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने इससे पहले किसी ने पूछे नहीं है, डॉक्टर साहब ने शायद किए नहीं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। बात कर रहे हैं, उनकी ज़ात के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, पूछ भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, पीटीआई में को इस शहर का मैंडेट मिला, 14 सीटें पीटीआई ले गई। ये वो मैंडेट था जो किस ज़माने में एमक्यूएम लिया करती थी। इतनी भारी अक्सरियत एमक्यूएम लिया करती थी, और ऐसे ऐसे इलाके से अगर आप कह लें कि लियारी से, जहाँ से शायद एमक्यूएम कभी नहीं जीती थी, नबील कबूल साहब तो जीतते रहे, लेकिन वो जब एमक्यूएम में आए तो अजीज़ाबाद से जीते थे, यानी कि एमक्यूएम कभी लियारी से नहीं जीती थी। एमक्यूएम के वो इलाके जहाँ से एमक्यूएम हार नहीं सकती थी, यानी कि अजीज़ाबाद, वो सीट एमक्यूएम हार गई। ये सब कुछ आपको क्या लगता है कैसे हुआ? लोगों ने वाकई तब्दीली की, या जो एक बात की जाती है कि खलाई मखलूक आ गई और किसी ने रात को आके ठप्पे लगा दिए? आपके ऊपर भी इल्जाम हैं कि आपकी सीट जो है, डॉक्टर फारूक सत्तार खुद उन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू में कहा कि जी ये सीट जो है वो मेरी थी, डॉक्टर साहब ने मुझसे छीन ली। क्या जो इलेक्शन है उसके ऊपर क्या तबसरा आप करेंगे? लोगों ने पीटीआई को मैंडेट क्यों दिया? दुनिया में ना कुछ तेरा है ना मेरा है। पता नहीं फारूक सत्तार साहब को अभी तक क्यों लगता है कि सब कुछ उनका है। वो तो बेचारे खाली कैमरों को देखकर भी हाथ हिलाते हैं। मुझे उनकी ज़हनी हालत पर भी बहुत अफसोस होता है और तरस आता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और शिफा दे। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि कराची के लोगों ने ये जो एकदम तब्दीली लेकर आए हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि कराची का फ़ैसला हमेशा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये कुछ 30 साल मामूली अरसा नहीं होता है। आप एक जमात को वोट दिए जा रहे थे, उन्होंने रिज़ल्ट देखा कि हुआ क्या हमारे साथ। उन्होंने देखा कि हम तो औरंगी टाउन में ही हैं, मकान नंबर 622/8 में। लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा भाई, हमारा तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन जो हमारे यहाँ से मुंतखब होकर गया था वो अब डिफेंस में रहता है। इसी तरह से उन मुख्तलिफ इलाकों के जो बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ बना लिया, तो लोगों ने फिर फैसला किया। आप नाम नहीं ले रहे, खुद एमक्यूएम वाले तो नाम लेते फिरते हैं एक दूसरे का। चलिए, तो आप समझते होंगे वसीम अख्तर हैं, बहुत आमिर खान साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी वासिफ जलील साहब जो टिकट तैयार रखते थे, उन्होंने कहा जी बाबर गौरी साहब से हिसाब लूंगा। फारूक सत्तार साहब कहते हैं मेयर कराची से बिल्कुल सही बात है। तो ये तो वो लोग भी बातें कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे। अच्छी बात है कि वो नाम ले रहे हैं, मगर बाबर गौरी साहब उन लोगों में शामिल हैं, बहरहाल जिनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। वासिफ जलील हैं, दीगर लोग हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को बनाते रहे। कराची ने इस मर्तबा फैसला देना था, और मैं आपको बताऊँ कराची ने ये फैसला आखिरी बार नहीं दिया, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए, ये मैं आपसे बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर ये 14 सीटें डिलीवर नहीं कर पाई, अगर हमने कराची के लोगों की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश नहीं की, कराची फैसला फिर तब्दील कर देगा। और ये एमक्यूएम की बेमिसाल तंजीम थी। आप खुद एमक्यूएम में रहे, मैं आपको एमक्यूएम मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप तो वफाकी वजीर रहे। एमक्यूएम की जो बेमिसाल तंजीम थी, जिसकी बुनियाद पे एमक्यूएम डिलीवर करती थी, यानी कि एमक्यूएम के एमएनए एमपीएस डिलीवर नहीं करते थे, बल्कि एमक्यूएम की तंजीम डिलीवर करती थी, उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे करेगी? बेशक 14 सीटें आपने मिलनी है, लोग तो वही तवक्का करते हैं कि गली के बैरियर पे भी कोई लड़का बैठा हो। तंजीम बुनियादी तौर पर अब एमक्यूएम की टूट गई,
यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वक्त है कि तहरीक इंसाफ को तंजीम नौ करनी पड़ेगी। कराची में तहरीक इंसाफ को निचली सतह पर जाकर, वो जो सेक्टर और यूनिट की सतह होती थी, उस सतह पर जाकर तहरीक इंसाफ को तंजीम बनानी पड़ेगी। ये वक्त है इनके पास और अभी है टाइम पड़ा हुआ। ज़ाहिर है अभी तो 100-125 दिन। हाँ, लेकिन अगर नहीं किया इन्होंने और बल्दियाती इंतखाबात से पहले मुतहर्रिक नहीं हुए, तो जैसे कि अभी कुछ यूसी के इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात, जी हाँ, जैसे कि वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो आगे भी हम कर सकते हैं। तो हमें बहुत तवज्जो और इत्मीनान के साथ इसको देखना होगा, क्योंकि इमरान खान का विजन इस वक्त ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इमरान खान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में लूटा हुआ माल पहले वापस आ जाए, एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाए। इमरान खान ज़रा बड़ा विजन रख रहे हैं। मकामी क़यादत को चाहिए कि इमरान खान की विजन का साथ दें, और इमरान खान को इस वक्त मजबूर ना किया जाए कि वो कराची में आकर तशरीफ फरमा हो या कई दिन तक बैठ, क्योंकि जब इमरान खान आते हैं तो एक रश लग जाता है। आपने भी नाराजगी का इजहार किया था कि इमरान खान साहब कराची नहीं बिल्कुल, आते, मैंने तो उस पर मैंने उस पर नाराज़गी का भी इजहार किया था। बाद में मैंने उस पर माजरत का भी इजहार किया कि बाद में रियलाइज़ किया कि वो बहुत जल्दी मैंने कह दिया था, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी भी एक वजह थी, चले आपने पूछ लिया तो बता दूँ। मैं गया हुआ था मार्टिन क्वार्टर्स, तो उस मार्टिन क्वार्टर्स में किसी घर में गया था। वो आपको तो पता है वहाँ का इशू चल रहा है। तो वहाँ वो एक साहब का इंतकाल मेरे सामने हुआ। वो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल की को देखकर उनकी अहलिया भी इंतकाल कर गई। ये दो मौतें मेरे साथ हुई। मैं ज़रा थोड़ा जज्बाती हो गया, तो मैंने एक तकरीर कर डाली, वहीं पर था मैं उधर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें काम तो हम ही ने करना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये तो नामुनासिब है। और हमारा जो कैप्टन है या जो हमारा टीम का कप्तान है, वज़ीर आज़म है, वो उसकी भी ख्वाहिश यही है कि काम ये हो, तो हम ये गलत करने जा रहे हैं। तो वो रियलाइजेशन जब मुझे हुई तो फिर मैंने टेलीविज़न पे उसकी माफ़ी मांगी थी, खान साहब से भी माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने डिसिप्लिनरी एक्शन ने, ज़ाहिर है हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, मुझे नोटिस मिला, मैंने उसका जवाब भी दिया। तो ये नहीं कि हमारी पार्टी ने छोड़ दिया था ऐसे कि जी आमिर लियाकत है तो कुछ ना कहो उनको, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूछा, मैंने उसका जवाब दिया था, वो मुतमईन हुए जवाब से, फिर के जाकर वो मामला ख़त्म हुआ। क्या जवाब आपने दिया? मैंने उसमें कहा था कि मेरे जो तासुरात थे और जो मेरे इजहार, जो मैंने ख़यालात का इजहार किया था, वो क़ब्ल अज़ वक्त था, वो बहुत ज़्यादा मैंने उसका पहले इजहार कर दिया था। दूसरी बात ये, मुझे उनके दौरे का इल्म नहीं था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि एक हफ़्ते बाद वो आ भी गए थे। तो एक तो मुझे ये नहीं पता था। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जब उनको कही तो उन्होंने उसको माना। फिर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा था, ये उनकी बड़ापन है, उन्होंने फ़ोन करके कहा था, यार तुम थोड़ा सा तो मतलब ये कि तुम फास्ट बॉलर हो, लेकिन इतने भी फास्ट बॉलर न बनो कि बिल्कुल ही यॉर्कर मारने उड़ा दो। हाँ, तो ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करो, ये सब चीज़ें बेहतर होंगी और तुम ही करोगे। तुम मेरे वक़ार यूनुस हो, तुम करोगे। तो ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार। डॉक्टर साहब फिर उसी तरफ आते हैं, डिलीवर कैसे करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे? आप खुद भी एमएनए हैं इस इलाके से, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जो अभी कराची की क़यादत है उनमें सबसे सीनियर आप हैं कि आप पार्लिमानी सियासत में वज़ीर भी रह चुके हैं और वज़ारत आपने देखी भी है। बाकी सारे इस वक्त बेशक वज़ीर हों, लेकिन है नहीं, ज़ाहिर है तजर्बा उनको इस तरीके से नहीं है। फिर आप से जो बेसिक सवाल है कि एमक्यूएम की तंजीम भी आपने करीब से देखी है, आपसे तजावीज़ लेते हैं, सुनते हैं आपकी बात, कराची को बेहतर करना चाहते हैं, कराची को डिलीवर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, ये बिल्कुल आपने बेहतरीन सवाल किया है कि ये आज मेरे ख्याल है कि ये किसी पहले ही सवाल ने किया होगा कि पता भी चल जाए कि लोगों को मालूम तो हो कि 100% चाहते हैं इसमें कुछ, इमरान खान चाहते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। इमरान खान की पूरी ख्वाहिश है कि कराची में तहरीक इंसाफ एक ताबिंदा और ताबा पार्टी बनकर उभरे, और उसके लिए ज़रूरी है कि काम करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे सब कता कलामी की इमादत, इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसने लाहौर को फोकस किया था, उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन वहाँ पर चलाई, उन्होंने वहाँ पर मेट्रो बस चलाई। इसके अलावा पूरा लाहौर आप देखें तो एक उन्होंने शक्ल उसकी तब्दील की। देखें, मुखालिफ आप बेशक हो उनकी मुखालिफ पार्टी के, लेकिन ये आप बात मानेंगे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। किस कीमत पे है, किस कॉस्ट पे, एक अलग बहस है कि उसमें करप्शन हुई नहीं हुई, वो एक इल्जामात अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने लाहौर को फोकस करके पूरे लाहौर को तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने बड़े मेट्रो सिटी से कहीं पर भी जो है वो इतनी अक्सरियत नहीं मिली, लाहौर में उनकी वो सीटें नहीं है, इस्लामाबाद उतना बड़ा शहर है नहीं, पिंडी के अंदर मामला मुख्तलिफ है, कराची जैसा शहर उनके हाथ में है इस वक्त। कराची ने इतने अरसे बाद, 30 साल बाद, मैं जो बार बार बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसकी इंटेंसिटी क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत महसूस करती है, प्लान कर रही है, प्लान है तो क्या प्लान है? मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ही नहीं महसूस करती, बल्कि वो ये भी चाहती है कि यहाँ पर बाकायदा तहरीक इंसाफ के काम होते हुए नज़र आएँ। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, मेरा हल्का NA 245 है जिसमें आप बैठे हुए भी हैं, घर भी मेरा यही है और हल्का भी यही है। इसी हल्के में
पीर कॉलोनी आता है जहाँ पे फारूक सत्तार साहब रहते हैं, जहाँ से मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह हराया है 300 वोटों से, और अपनी उनकी यूसी से। जी उनकी यूसी से। और ये जो मेरा खुदादत कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरी वालदा की बनाई हुई पूरी कॉलोनी है, इसकी लीज उन्होंने दिलाई थी, यहाँ मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह 8000 वोटों से हराया है। तो मैंने अपने घर से भी हराया, उनके घर से भी हराया। उन्होंने पीर कॉलोनी और हैदराबाद कॉलोनी में 2 जगहों पर आज तक जैमर्स नहीं हटवाए थे। लोग वहाँ मर रहे थे कि हम फ़ोन कर रहे हैं, कैसे करें, एम्बुलेंस कैसे बुलाएं, हम कोई इंतकाल हो जाए किसी का, क्या हमने जैमर्स कल हटवा दिए। जमाल सिद्दीकी हमारे MP हैं PS 106 से, उन्होंने सिंध असेंबली में करारदाद पेश की थी, मैंने खान साहब के सामने रिक्वेस्ट की हुई थी, खान साहब ने सिंध हुकूमत से भी कहा था, फिर हमने मुराद अली शाह साहब से मुलाकात की थी, गवर्नर सिंध ने इसमें किरदार अदा किया था। हमारी पूरी कोशिश थी जैमर्स हट जाएँ, जैमर्स कल हट गए, ऑर्डर्स आ गए। मैं नासिर शाह साहब का इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सिंध हुकूमत में वज़ीर हैं, वज़ीर जेल खाना। उन्होंने जेल खाना अब आप मुझे बताएं, शहर में जेल खाने नहीं होने चाहिए, ये भी हमने एक तजवीज़ कर रखी है। उसके अलावा वो जेल बाहर लेकर जाएंगे, बना भी रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पानी का मसला है। यहाँ पर इस वक्त एक गुंजान आबादियाँ बहुत जगहों पर हैं, उन गुंजान आबादियों में सही तरीके से आबादकारी के मसाइल हैं। उसके अलावा कराची में सेंसस का मसला है, सीटों की तकसीम यहाँ पर दुरुस्त नहीं हुई है, तमाम पार्टियां कहती हैं सेंसस ठीक नहीं हुआ। और एक जो सबसे अहम तरीन मसला है वो कराची के अंदर एहसास महरूमी दूर करने का है। इन तमाम तर मसाइल पर फोकस ही नहीं है। इस्लामाबाद और कराची का गैप कम करने की कम वो फोकस ही नहीं है, बल्कि करना चाहते हैं। आप मार्च गुजरने दें, मार्च तक ज़रा माशी हालत कुछ बेहतर होनी है। और आप ही की तवज्जो से मशवरा देना चाहता हूँ, जिन्होंने डॉलर ख़रीद के रखे हैं, खुदा का वास्ता मार्केट में फ़रोख्त कर दें। अगर मार्च में वो 80 रुपये का हो जाए तो मुझसे शिकायत ना करें। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी दावा कर रहे हैं, अली जदी साहब कहते हैं 150 का हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मार्च में अगर 80 रुपये का हो जाए तो मुझसे शिकायत न करें। मार्च में अगर 80 रुपये का हो जाए तो शिकायत न करें, मैंने बता दिया पहले आप। लिहाजा जिन्होंने जमा करके रखे वो उसको फ़रोख्त कर दें, ये गलत तरीक़ेकार है, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सस्ता, वो बहुतों को पता है, कितने लोग पैसे देने को तैयार हो गए, तो वो सस्ता हो जाएगा। ब्रेक ले लें, फिर आपसे मजीद बात करते हैं। यहाँ पर लेंगे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से बात हो रही है। डॉक्टर साहब से बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही है जिस पे उन्होंने इससे पहले लबकुशाई नहीं की। ब्रेक के बाद मजीद इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपको क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत की सतह पे 100-150 दिन जो हो गया, तो 140 दिन तकरीबन हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या डिलीवर किया है? कराची पैकेज पे मैं आपसे इसके बाद बात करूंगा। वफाकी सतह पे, फेडरल की सतह पे आप क्या समझते हैं, किन जगहों पर बेहतरी की? कुछ 4-5 काम गिनवाए ना। देखिए, पहली बात तो ये जो सबसे बड़ी बात है उसको हमें समझना चाहिए, वो ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा था हम समत मुतय्यन करेंगे। आप गाड़ी में बैठ गए, लेकिन आपने लाडी जाना है या मलीर जाना है यही नहीं आपको पता, तो गाड़ी में बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। हमने समत मुतय्यन कर दी है। इन समत ये है कि पाकिस्तान में 3 काम हमने नहीं करने हैं। एक जो करप्शन नहीं होने देनी है, इस पर पूरी निगाह है। दूसरी, जिन्होंने करप्शन किया उनसे पैसे लेने हैं, इस पर कोई समझौता नहीं करना है। और तीसरी बात ये कि जिन जिन ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात पैसे लेने की वजह से ख़राब हुए हैं, जिनमें सऊदी अरब था, मुत्तहिदा अरब अमारात था, बहुत सारे और उधार मांगने की वजह से हुए, उनसे अपने ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जाकर ज़रा बराबरी की सतह पर ले जाएं और ले जाकर उनसे तजावीज़ लें। हाँ, मलेशिया गए इमरान खान साहब, वहाँ तजावीज़ महातीर मोहम्मद से लेकर आए, तैयब अर्दगान से लेकर आए। अब वो कोई भी कहता है मेयर ने इस्तकबाल किया, फला ने किया होगा मेयर ने इस्तकबाल, बुलाया तो जलालुद्दीन रूमी ने ना अपने पास। हम तो ये देखेंगे, हम तो तसव्वुफ वाले लोग हैं, देखना चाहिए। हम तो तसव्वुफ वाले लोग हैं, हम ये देखते हैं कितने वज़ीर आज़म जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे कौनिया गए हैं। हमने देखा है कि हमारा वज़ीर आज़म जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे गया है। तुर्की पे जलालुद्दीन रूमी की हुकूमत है। तो इसी तरह जिस तरह भारत में आज भी अजमेर शरीफ की हुकूमत है, कब्र की हुकूमत है, आज भी एक कब्र हुकूमत करती है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। तो कौन अजमेर गया हम तो ये देखेंगे, कौन दिल्ली गया हम ये नहीं देखेंगे, कौन अजमेर गया हम ये देखेंगे। तो इमरान खान जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पे गए। एक तो समत का मुतय्यन होना, दूसरा ये कि एक पूरी प्लानिंग तैयार करना है कि हमने इन 5 सालों में किस किस सेक्टर में क्या क्या करना है। नंबर 1 है तालीम का, यानी तालीम और सेहत पर। आपने देखा है इमरान खान के जितने दौरे हो रहे हैं अस्पतालों में हो रहे हैं, या इमरान खान को तालीम की फिक्र है कि कोई यूनिवर्सिटी बन जाए या फला हो जाए। ये वो 2 बुनियादी बातें फवाद भाई कि अगर आप सेहत और तालीम पर तवज्जो देते हैं, आप पूरी कौम को बना जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी पर तवज्जो नहीं देंगे तो आप कौम को नहीं बना सकते। करप्शन आप रोकते हैं, आप कौम को बना लेते हैं।
इसीलिए इमरान खान ने इसकी फिक्र ही नहीं की है कि कौन जाता है कौन आता है। उसने कहा जी जमहूरियत ख़तरे में पड़ने वाली है, अभी बहुत से लोगों पर हाथ डाला जाएगा, बड़ी चीखें निकलेंगी, बड़ी आवाज़ें निकलेंगी और निकलने वाली हैं और निकल रही हैं और नज़र आ रही है निकलती हुई। तो ये नहीं होगा कि जी NROs दे दिया जाए। साहब एक ज़िमनी सवाल है कि यहाँ पर याद आ गया, आसिफ जरदारी साहब से जब पहला इजलास था असेंबली में तो आप बड़े अदब अदाब से मिले, आपने कहा कि जी मेरे बड़े हैं, मैं आपसे इसलिए एहतराम से मिला। आजकल कुछ आप ज्यादा तनकीद उनके ऊपर भी कर रहे हैं, तो ये एकदम नाराजगी आपकी क्यों हो गई उनसे? आज भी अगर मुझे असेंबली में मिलेंगे तो मुझे पता है कि उनके घुटने बेकार हो चुके हैं, वो अब नहीं चल सकते। और घुटने बेकार होने की कई वजूहत हैं, उनकी कई कमज़ोरियाँ हैं, तो उस कमज़ोरी की वजह से वो नहीं उठ पाएंगे। तो मैं आज भी उनको कहूँगा कि आप तशरीफ़ रखें, मैं बैठ कर आपसे बात कर लेता हूँ। ये है मेरा अदब जो मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया है। और किसी की घुटने अगर कमज़ोर हो तो ऐसे ही करना चाहिए। इसी तरह अगर सियासी बात होगी, सियासी अंदाज़ होगा और अगर वो मेरे लीडर पे तनकीद करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 22 साल से इमरान खान ने भी क्रिकेट नहीं खेली है। आप तो वो काम करते रहे उस वक्त से जो आपको आता ही नहीं था। टांग पे बम बांध कर पैसे निकालना आपका काम नहीं था, लेकिन आप ये करते रहे। क्रिमिनल काम आपने बहुत किए हैं जो आपको नहीं आते थे, इसके लिए आपको तरबियत लेनी चाहिए थी बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ मिलकर, लेकिन आपने नहीं किया, आपने वो काम कर लिए। तो अगर इमरान खान ने 22 साल क्रिकेट ना खेल कर अगर वो सियासत में, तो इस पर आप उसको अप्रिशिएट करें। तो कहीं ना कहीं एक इख्तलाफी मौजू रहता है जरदारी साहब के साथ, लेकिन जहाँ अदब का ताल्लुक है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, फिर मैं कहूँगा घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, तो इस वजह से उनका बार बार अदब और एहतराम करना चाहिए। डॉक्टर साहब फिर कंस्ट्रक्टिव बात की तरफ आ जाते हैं। गवर्नर साहब कहते हैं 50 अरब का पैकेज कराची को मिला है, क्या करने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लिए? कोई पैकेज ऐसा आप मुझे कुछ तो बताएं ना डॉक्टर साहब, कि कोई ग्रीन लाइन चल जाएगी, ब्लू लाइन चल जाएगी, लाल लाइन चल जाएगी, कोई जहाज चलना शुरू हो जाएंगे, 55 रुपए का हेलीकॉप्टर चलेगा। देखिए नुमाइश पर अप्रैल में बाकायदा मेट्रो बस वहाँ पर काम शुरू कर देगी। ग्रीन लाइन वो तो नून लीग का मंसूबा था। नहीं, नून लीग का मंसूबा उनके कोई लिख पढ़ के नहीं आया हुआ था, उसमें पैसे लगने थे। सिर्फ इफ्तिताह कर देने से कुछ नहीं होता है, बाकायदा मंसूबों की तकमील होती है। ऐसे तो मैं भी इफ्तिताह 10 जगह पर करके आ जाऊँ, ये मेरा मंसूबा था और अगला आने वाला कंप्लीट करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। जो 5 अरब रुपए के पैकेज की आप बात कर रहे हैं, देखिए बुनियादी तौर पर कराची में क्या मसला है आपको मैं आज बताता हूँ। वो है पानी की वजह से बहुत सारे इशूज़ हैं। अब पानी का मसला क्या था? डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगे यहाँ पर। पूरी दुनिया में जहाँ समंदर है और पानी नहीं है, वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट लगे। UAE में, दुबई में तो है ही नहीं कोई पानी का सिस्टम। उन्होंने समंदर के खारे पानी को मीठा पानी बनाया। इमरान खान वो करने जा रहा है जो यहाँ 30 साल मेयर रहकर नहीं कर सका। वो डिसैलिनेशन प्लांट लगने वाला है। इसके अलावा कचरे से बिजली बनाई जाती है, पूरी दुनिया में बन रही है। पाकिस्तान में यानी कराची में कचरा 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 इतना शोर मचाया, ऐसा लगता है कराची में कचरा सारा मौजूद है। काफ और काफ से कचरा, काफ से कराची, ये कैसे लगता है? हर जगह पे कचरा है, लेकिन कराची के कचरे को ज्यादा फोकस किया गया। अब उस कचरे से वो मशीनें दरामद की जा रही हैं, जो गवर्नर साहब का आप बता रहे हैं, मशीनें दरामद की जा रही हैं जो बिजली के छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाएंगी उन इलाकों में कि जहाँ पर बिजली मैसर नहीं है। जैसे कि मेरा इलाका है लाइन्स एरिया के लोगों की 2 मसाइल यही हैं, पानी और बिजली। पानी तो पूरे कराची के हर जगह का। अब हमने क्या किया है, छोटे से हमें जो MNAs को बजट मिल रहा है, वो उस बजट 15 करोड़ रुपए, उन 15 करोड़ रुपए में हम छोटे छोटे RO प्लांट्स लगा रहे हैं। और हमारे इन RO प्लांट्स पे इमरान खान की बड़ी गहरी निगाह है कि किससे लगवा रहे हो, क्या हो रहा है, किधर है। यार ऐसा वज़ीर आज़म कहाँ मिला है कि जो इतनी छोटी छोटी बात पे नज़र रखे कि इसमें करप्शन तो नहीं हो रही, किसी अपने आदमी को तो नहीं दे रहे पैसे, कोई ठेका अपने आदमी को तो नहीं दिया जा रहा। तो ये आदमी जब तक इस मुल्क के अंदर है, आप देखिएगा तरक्की किस तरह से होगी। अगर करप्शन ही नहीं होगी तो सिर्फ तरक्की होगी, क्योंकि सारे पैसे आवाम की फलाह बहबूद पर लगेंगे। आप सामने बिल्कुल एक पार्क है, अभी आप नीचे उतरेंगे, सामने देखिएगा गुलिस्तान आयशा, ये बहुत बड़ा पार्क है। इधर सिर्फ चरसी शाम को बैठते हैं और हीरोइनची बैठते हैं। मज़ार कायद के सामने? नहीं, ये बिल्कुल आप मेरे घर के पास बाहर उतरेंगे। इस पार्क को हमने PC1 में मैंने इसको बनाया। आप 4 महीने बाद यहाँ आके देखिएगा, इधर दरख्त, घास, झूले, फैमिलीज की आमद और रफ्त, छोटे छोटे कार्ड जहाँ पे बन कबाब मिल रहे होंगे, छोले मिल रहे होंगे, यानी शाम को लोगों की तफरी कि बाहर निकले कहीं बैठे। आप समझते हैं कि अब उम्मीद हो ये सारा करने जा रहे हैं हम। ये सारा हमारी पूरी प्लानिंग के अंदर मौजूद है। खान साहब की अपनी तरजीह के अंदर है कराची। हाँ, मैं आपको बताया, वो कहते हैं कि कराची ताबा और ताबिंदा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो कहते हैं मैंने कराची की क़यादत दे दी कराची वालों को, अब कराची के लिए वही काम करें। हम लोग हमसे तवक्को करते हैं। अभी आए थे तो
तो उन्होंने आकर एक नसीहत करके गए थे सारे MNAs MPs को। उन्होंने कहा कि आप गमी में, खुशी में अपने इलाकों में जाएं, अपने इलाकों में फोकस रखें, मिले उन लोगों से जाके। मैं मियाँ वाली जाता हूँ, मिलता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू करके गए थे, सबको समझा कर गए थे। मतलब क्या था, यही था कि कराची पर उनका एक फोकस है, वो चाहते हैं कि कराची के अंदर तब्दीली आए, बेहतरी आए, और वो करना डॉक्टर साहब, मकामी तंजीम जो कराची की तहरीक इंसाफ की है, उसके साथ महसूस ये होता है कि आपकी बनती नहीं है, ऐसा है? उसमें एक ज़रा सा ये कि मेरा तर्ज़ सियासत और तर्ज़ फ़िक्र ज़रा मुख्तलिफ है, और मैं, आपको पता है, MKM से अगर आया हूँ तो मैं ज़रा ग्रास रूट पे बिलीव करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर रहा हूँ मैं। मेरा बिलीव है लोगों के साथ चारपाई पे बैठ के चाय पीना, मेरा बिलीव है आवाम के अंदर उतर जाना, उनके साथ बात करना। यहाँ मेरा थोड़ा सा है कि आप लोगों को भी, सबको चाहिए कि ज़रा तंजीम को बिल्कुल अवामी बना दें। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं कि कोई ऐसा इख्तिलाफ है। ये खुर्रम शेर ज़मान अभी जो हमारे कराची के सदर हैं, ये इसी टाइप के आदमी हैं। ज़रा ये खारदर में बैठ जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, तो ये इनसे हमारी थोड़ी बनेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये क्वार्टर्स के जो मसाइल हैं, सरकारी क्वार्टर्स के, पाकिस्तान क्वार्टर और बाकी दीगर क्वार्टर्स, ये इनमें बहुत बड़ा एरिया आपके अपने FC क्वार्टर्स के अलावा बाकी सारे जो है वो आपके एरिया के अंदर आते हैं। क्या इनके लिए रिलीफ मिल सकता है? काफ़ी परेशान है वहाँ के लोग। देखिए, उनके पास एक लीज भी है। जी, वो लीज गलत है उनके पास, वो उनको गलत लीज दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गलत लीज की जरा वजाहत कर दीजिए। वो गलत लीज ये दी गई है कि 30 साल से उस एक लीज पर MKM के लोग उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको रहने पर, अगर वो लीज सही होती तो सुप्रीम कोर्ट खाली करने को क्यों कहती? वो कहते हैं बात नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में, हम पेश नहीं कर सके। कुछ वो 2 मरतबा गए चीफ जस्टिस साहब के पास, 2 मरतबा उन्होंने लीज दिखाई है। अगर नहीं सुनी गई है तो अभी चले जाए। खौर सत्तार गए तो थे ना, भी गए थे, उन्हीं के बिहाफ पे गए थे जी, ऐसे ही फारिग होके आ गए हाई कोर्ट से वो, क्योंकि लीज जारी दी थी उन्होंने। फारूक भाई ने तो ये काम ही सारे ऐसे बहुत सारे किए हैं। बुनियादी बात यह है कि हमें उनके लिए बहुत ही संजीदगी के साथ मुतबादिल जगह सोचनी है। ये नहीं हो सकता कि अगर ये बात बिल्कुल पता चल गई है कि ये नाजायज़ कब्ज़े वाले कुछ लोग हैं, ये नहीं कि सब नाजायज़ कब्ज़े हैं, कुछ ने अगर नाजायज़ कब्ज़ा किया तो वो कब्ज़ा रहेगा बनता। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम लोगों को बेघर कर दें। ये हुकूमत इसलिए तो आई नहीं है कि लोग बेघर हो जाएं। अब इसका हल क्या निकलता है? मुतबादिल जगह, जिस पर इत्तेफाक उनका भी हो, हमारा भी हो, अदालत का भी हो, और स्टेट डिपार्टमेंट का जाने के लिए भी तैयार हो। हाँ, यानी स्टेट ऑफिस का भी हो, और वो जाने के लिए भी तैयार हो। अब इस पर गुफ्तगू शनीद हुई, कमेटी बनी, गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई, जमाल सिद्दीकी साहब थे उसमें। मैंने उस कमेटी में इजलास में शिरकत नहीं की क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन उस कमेटी ने इस नतीजे पर पहुंच गई कि हम मुतबादिल के लिए तैयार हैं। अब मुतबादिल क्या हो? अच्छे अच्छे घर हैं इनके। ये तो नहीं हो सकता आप उठाकर झोपड़ों में फेंक दें या कुछ घटिया जगह पर, ऐसा नहीं होगा। ये आमिर लियाकत पर वो एतमाद रखे। आमिर लियाकत 2 नंबर काम नहीं करने देगा उनके साथ। यहाँ पर मैं उनको वैसे घर, या तो वैसे घर होंगे उनके पास जहाँ वो रहते, उस लेवल के कम से कम घर होंगे, कम से कम, या तो वही होंगे, या मैं खुद मुद्दत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा कि एक मरतबा नजरसानी करें और एक मरतबा फिर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं, कोई निकले कि इनको यहाँ से ना हटाया जाए अगर वैसे घर नहीं हुए। तो ये आमिर लियाकत पर इत्मीनान रखें। ये मेरा उनसे वादा है, और ये मेरा वादा इलेक्शन का वादा नहीं था कि मैं जो इंतखाब जीतना था, ये मेरा वादा इंसानी तौर पर वादा था। मैं आपके तवज्जो से भी फिर उनको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि जब तक आमिर लियाकत इस इलाके का MN है, आपको कोई बेघर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आगे की तरफ चलते हैं। एक तनकीद आप पे मुस्तकिल की जा रही है, बहुत सारे हलकों की तरफ से की जा रही है कि आपने एक और शादी की। जी जी, मैं इस टॉपिक की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि हमारे माशरे की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने जायज़ काम को मुश्किल बना दिया। हाँ, जायज़ काम को हमने जो है वो एक गलत रुख देना शुरू कर दिया। क्या मैसेज है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या तजर्बा है आपका इस सारे मामले पे? ये सवाल मैंने कैटेगोरिकली इसलिए किया है कि ये एक मजहबी मामला था जिसको लोगों ने माशरती जो रिवायात हैं उनसे मिलाकर, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम बहुत अरसे हिंदुस्तान में रहते रहे तो इसलिए भी लोग वहाँ के कल्चर के एक आदी हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद दूसरी शादी कोई गुनाह की बात है। इस चीज़ को कैसे आप लेकर चलते हैं? क्या आपके उसमें माशरती रिवायत से कम मिला है, आमिर लियाकत से ज़्यादा मिला दिया है, और इस वजह से ज़्यादा मिला दिया है कि इतनी कम उम्र लड़की उसे कैसे मिल गई? तो भाई तुम आमिर लियाकत बन जाओ, तुम्हें मिल जाएगी। उसमें थोड़ा सा एक तो आमिर लियाकत बनना पड़ता है। पहली एक तो ये तकलीफ लोगों को बहुत है ना, जितने लौंडे लपाड़े हैं उनको ये बड़ा मसाइल है। मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, मैंने बबांगे दुहल की। पहले तो मैंने माशरे में एक नया ट्रेंड, जैसे मैंने हमेशा गेम शो का सेट किया है, मैंने रमज़ान का बिल्कुल, मैंने खुलकर शादी का बरमला इजहार किया है। मैंने छुपा के नहीं रखी अपनी बीवी, ऐसे ही है। यहाँ पर बहुतों की दूसरी बीवियाँ छुपी हुई हैं,
और बहुतों ने तो ऐलान भी नहीं किया, मैं बड़ों बड़ों के नाम भी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐलान तक नहीं किया। जाहिर है शादी ऐलान का ही नाम है, शादी ऐलान का नाम है। आप बेहतरीन बात की आपने, शादी निकाह का मतलब ही ऐलान है, और जाहिर है जब तक आप ऐलान नहीं करेंगे शादी नहीं होगी। अब इन्होंने की नहीं, बताते नहीं है। मैंने जब से बबांगे जोर ऐलान कर दिया, उनको भी तकलीफ है, अब हम क्या करें। उनकी बीवियाँ कहती हैं हमें क्यों छुपा के रखा भाई, हमें बताओ। यानी ये औरत की तजलील है कि आप उसके साथ शादी करें और छुपा के रख लें, और पहली बीवी को, यानी बीवी को आप गलीज रूह के साथ मिलते रहें ये बताकर कि मैं बगैर शादी के, मतलब मैं तुम्हारे साथ ही शादी है, और एक औरत के साथ आपने छुप के शादी की हुई है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि अल्लाह से डरे इंसान, बीवी से ना डरे। बीवी से ना डरे, तो मैं अल्लाह से ना डरे। हाँ, माशरे से नहीं बल्कि बीवी से ना डरे, तो मैं अल्लाह से डरा हूँ। डॉक्टर साहब बैलेंस कैसे करते हैं? भाभी जो है वो एक बड़ा उनका साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, और है अभी में लोग देखते थे। आपकी बेटी दुआ है, अहमद है, ये सारे बच्चे आपके हैं, इनके साथ बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए शुरू में बड़ी तकलीफ होती है, वो हुई भी, और लोगों ने उसको बुनियाद बनाकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है बहुत सारी। नहीं, उसको बुनियाद बना के लिख दिया, पता नहीं चले घर टूट गया क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह लोग लंदन में अभी, दुआ, अहमद और बुशरा ये लोग लंदन में हैं, छुट्टियां मनाने गए हुए, तो ये ज़ाहिर है मैं नहीं भेजा होगा ना गए लंदन, अब वापस आएंगे। एक घर अपना, हमेशा याद रखें कभी दो बीवियों को साथ नहीं रखते, दो घर नहीं होने चाहिए, अदल होना चाहिए, दो मुख्तलिफ जगहों पर होना चाहिए, ये मिलाने जुलाने की कोशिश न करें, अलग अलग। ये बहुत आप डॉक्टर साहब बड़ी मैं आपको अहम बात नुक्ते बता रहा हूँ, आपके भी काम आएंगे आइंदा जिंदगी में। तो एक तो मिलाने, डॉक्टर साहब मुझे घर जाना है अभी। मिलाने जुलाने की कोशिश ना करें, मिलजुल कर हर फैमिली को अपना एक टाइम दें, उसके साथ रहें। बच्चे आपके इंसाफ करें, उनको वो आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप उसी तरह से रहना है। बच्चों का मामला उनकी दूसरी यानी आपकी दूसरी बीवी बच्चों का मामला नहीं, कभी डिस्कस ना करें। इस कोशिश में रहे कि वो उसको अम्मी माने, माँ उसकी वही है जो उनकी है। इन्हीं चक्करों में झगड़े होते हैं, तो कोशिश ही ना करें। पहली को उसी तरह मकाम दें, दूसरी को उसी तरह मकाम दें, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर जाएगी। शादी करेंगे अल्लाह आसान करेगा, जिना करेंगे अल्लाह मुश्किल करेगा। लिहाजा बेहतर है कि शादी कर लें, अगर आपको करनी है, कोई और काम न करें, छुप कर। बहुत अच्छा और अहम पैगाम है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप एंकर भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, आप जो है वो एक अच्छे नसर निगार भी हैं, आप एक शायर भी हैं, आप नात भी बहुत अच्छी कहते हैं। किस अपने रूप को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ये वर्सटाइल किस्म की आपकी नात एक वो है। नात मैं हमेशा एक नात ख़्वां की हैसियत से पहचाना जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अख्तिताम भी इस तरह हो कि मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। क्या बात है डॉक्टर साहब की इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमने इनसे फैमिली निज़ाम के ऊपर भी बात की, पीटीआई और कराची की क्या तवक्कात हैं लोगों की, उन तवक्कात को पीटीआई कैसे पूरा करेगी, इन चीज़ों के ऊपर भी बात की। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।